स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी के बारे में। पॉलीगमी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक समय पे एक इंसान के एक से ज्यादा लिविंग स्पाउसेस हो सकते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस इंडिया में ऑल अक्रॉस द कंट्री बैन है, और अगर बैन नहीं है तो इसमें क्या सारे एक्सेप्शंस हैं, ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे। पर क्या आपने सोचा है इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में क्यों कवर कर रहे हैं और आज ही क्यों कवर कर रहे हैं? उसका एक बहुत सॉलिड रीजन है, और ये सॉलिड रीजन है असम लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। लास्ट वीक नवंबर 27 को असम लेजिस्लेटिव असेंबली ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगमी बिल को पास किया, और इस बिल को पास करने के बाद असम इंडिया में सेकंड स्टेट हो गया आफ्टर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिसने इस प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी को क्रिमिनलाइज कर दिया है। पॉलीगमी, जैसे मैंने आपको बताया, पॉलीगमी एक वैसी प्रैक्टिस है जिसमें एट अ टाइम एक इंसान के मोर देन वन लिविंग स्पाउसेस हो सकते हैं, और ये कई डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रैक्टिस है प्रैक्टिस ऑफ पॉलीएंड्री। इसका मतलब है एक वुमन एट अ गिवन टाइम मोर देन वन हस्बैंड्स रख सकती है, और पॉलीजिनी इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, दैट इज एक मैन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मोर देन वन वाइफ्स रख सकता है। सो ये दोनों प्रकार हैं पॉलीगमी के, और जाहिर सी बात है जब पॉलीगमी क्रिमिनलाइज हो गया है तो ये सारे टाइप्स ऑफ पॉलीगमी भी ऑल्सो क्रिमिनलाइज हो गए हैं। पर कभी आपने सोचा है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फॉर दैट मैटर कोई भी गवर्नमेंट इस प्रैक्टिस पे क्यों बैन लगा सकता है? और फॉर दैट मैटर कौन वो लोग हैं और हु आर दोस पीपल जिन पे ये प्रैक्टिस एप्लीकेबल नहीं है? आज इन सारे इश्यूज को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इस इशू को कवर करने से पहले, अगर ये नोट्स जो मैं आज इस वीडियो में यूज कर रहा हूं, अगर ये आपको डाउनलोड करना है तो आप एक पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल ATS लाइव पे जा सकते हैं, जहां आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मिनट बाद इस वीडियो के खत्म होने के मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो चैनल को फाइंड करने में तो आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं। चलिए अब ये समझते हैं इस इशू का बैकग्राउंड क्या है। नाउ, पहले था इंडिया में इंडियन पीनल कोड और अब है भारतीय न्याय संहिता। ये जो लॉ है ये जनरली प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी को इंडिया में क्रिमिनलाइज करता है, पर किन के लिए क्रिमिनलाइज करता है ये डिपेंड करता है आपके रिलीजन पे। क्यों डिपेंड करता है आपके रिलीजन पे? क्योंकि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम का कंसेप्ट ऑल ओवर द कंट्री एप्लीकेबल नहीं है। ये बस कुछ ही स्टेट्स में एप्लीकेबल है, जैसे गोवा में और उत्तराखंड में। वही बाकी कंट्री की बात होगी तो वहां जो आपके पर्सनल मैटर्स होते हैं, पर्सनल मैटर्स मीनिंग मैटर्स रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ये सारे मैटर्स को पर्सनल मैटर्स कहा जाता है, और ये रेगुलेट होते हैं पर्सन के रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे। और अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं जो उनके रिस्पेक्टिव पर्सनल मैटर्स को रेगुलेट करते हैं। क्यों अलग अलग लॉज हैं? बिकॉज इंडिया में ऑल अक्रॉस द कंट्री देयर इज नो वन यूनिफॉर्म सिविल कोड। अंडरस्टूड? चलिए अब समझते हैं किन रिलीजन्स के लिए पॉलीगमी की प्रैक्टिस बैन है और किन रिलीजन्स के लिए नहीं है। एक स्ट्रेट अवे एक बात बताता हूं, फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मोनोगमी मींस ओनली हैविंग वन लिविंग स्पाउस एट अ टाइम इज द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेबल मैरिज। मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए दे कैन ओनली हैव वन लिविंग स्पाउसेस एट अ टाइम। तो ये कौन मेजॉरिटी लोग हैं? फर्स्ट is covered by Hindu Marriage Act 1955। जाहिर सी बात है, हिंदू मैरिज एक्ट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर हिंदूज, बट ये बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स पे भी इक्वली एप्लीकेबल है। और ये लॉ बाइगमी और हैविंग मोर देन मल्टीपल स्पाउसेस एट अ टाइम इस प्रैक्टिस को बैन करता है। सो जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान जिसका पर्सनल मैटर हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होता है, जैसे हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, ये सेकंड मैरिज तभी कर सकते हैं जब उन्होंने अपने स्पाउस को डिवोर्स दे दिया हो, या अनफॉर्चुनेटली उनके स्पाउस अब इस दुनिया में नहीं रहे, तभी वो सेकंड मैरिज कर सकते हैं। और अगर उन्होंने फर्स्ट स्पाउस के रहते या उनको बिना डिवोर्स किए हुए सेकंड टाइम मैरिज कर लिया तो सेकंड मैरिज वुड बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। क्यों? ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बोलता है। सिमिलरली इवन पारसीज, जिनका पर्सनल मैटर पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 से रेगुलेट होता है, ये भी एक्सप्रेसिडली बाइगमी और पॉलीगमी को प्रोहिबिट करता है।
एंड फॉर दैट मैटर इवन क्रिश्चियंस जिनके पर्सनल मैटर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 से रेगुलेट होते हैं, ये भी सर्टिफिकेशन ऑफ मैरिज प्रोहिबिट करता है जब दैट पर्सन इज मैरिड ऑलरेडी टू सम अदर स्पाउस। तो जाहिर सी बात है हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स, पारसी और क्रिश्चियंस के लिए बाइगमी या पॉलीगमी मतलब हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ टाइम, ये प्रोहिबिटेड है बाय देयर रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉज। तो ये बात हो गई प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस की, मतलब ये आपको मना है। बट अब दूसरा एस्पेक्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ दिस प्रैक्टिस। तो ये बात क्रिमिनलाइज कौन करता है, वो है भारतीय न्याय संहिता, स्पेशली उसका सेक्शन 82। तो ये सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का ये बोलता है कि अगर आपका पर्सनल लॉ बाइगमी और पॉलीगमी को प्रोहिबिट करता है और अगर आप इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं तो यू विल इनवाइट क्रिमिनल पेनल्टीज। तो क्रिमिनल पेनल्टीज क्या है, यू माइट बी फेसिंग अ जेल टर्म अप टू 7 years, मतलब 7 साल तक आपको जेल हो सकती है, और यू ऑल्सो हैव टू पे अ मॉनेटरी फाइन, पैसे देने पड़ेंगे एज अ फाइन, बिकॉज इफ यू आर इन्वॉल्व इन दीज क्रिमिनल प्रैक्टिसेस। क्या क्रिमिनल प्रैक्टिसेस है, दैट इज इन्वॉल्वमेंट इन बाइगमी और पॉलीगमी, दैट इज हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? तो ये बात है कि किन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशंस के लिए बाइगमी या पॉलीगमी प्रोहिबिटेड है और क्रिमिनलाइज्ड है। प्रोहिबिटेड है उनके रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉ से, क्रिमिनलाइज्ड है भारतीय न्याय संहिता के द्वारा। बट इसमें एक बहुत ग्लेयरिंग एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है। क्या एक्सेप्शन है? एनी गेसेस? Exception of this rule is people who hail from Muslim और इस्लाम रिलीजन इन इंडिया, क्योंकि people who hail from Muslim और इस्लाम रिलीजन उनके पर्सनल मैटर्स गवर्न होते हैं मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ऑफ 1937 से, और ये पर्सनल एक्ट मुस्लिम मेन को अप टू 4 wives एट अ गिवन टाइम होल्ड करने की परमिशन देता है। तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी, स्पेशली द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीजनी फॉर मुस्लिम मेन, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय मुस्लिम पर्सनल लॉ। सो जाहिर सी बात है इन पे भारतीय न्याय संहिता की क्रिमिनलाइजेशन प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो जो पीनल प्रोविजन है भारतीय न्याय संहिता में, ये मुस्लिम मेन पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनका पर्सनल लॉ प्रैक्टिस ऑफ पॉलीजनी या पॉलीगमी को अप्रूव करता है। राइट? अब बात करते हैं डिमांड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड की। क्या आपने इसमें एक विडंबना देखी है, एक लीगल डाइकोटोमी देखी है? इफ यू बिलोंग टू हिंदू रिलीजन यू कांट मैरी और हैव मोर देन वन लिविंग स्पाउस एट अ टाइम, और अगर आपने कर लिया तो आपको क्या मिलेगा? जेल। On the other hand, if you are Muslim, you can hold as much as 4 wives at a time. क्यों? उनका पर्सनल लॉ परमिशन दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, if you are Muslim person and if you marry more than once, at least up to 4 times, ये आपका लीगल राइट होगा। और यही जो विडंबना है, जो डाइकोटोमी है, ये बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डिमांड नेशन वाइड टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में दिया है? अगर दिया है तो कौन से आर्टिकल में दिया है? प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नाउ चलिए बात करते हैं, आपने एक ट्रेंड नोटिस किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ला पा रही है बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल रीजंस और सोशल रीजंस फॉर दैट मैटर, बट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड ने लाया यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिमिलरली असम गवर्नमेंट ने इस पॉलीगमी प्रैक्टिस को नॉट जस्ट क्रिमिनलाइज किया बट सिविल डिसेबिलिटीज भी ऐड कर दी। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल एसएमईज हैं और आप प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी में इंडल्ज होते हैं तो ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मींस पुलिस आपको इवन विदाउट अ वारंट अरेस्ट कर सकती है। सिमिलरली ये प्रैक्टिस असम में इवन नॉन बेलेबल है, मतलब you will not get a bail as a matter of right but only as a matter of exception। और सिविल डिसेबिलिटीज की बात करें, इफ यू आर फ्रॉम असम और अगर आप पॉलीगमी में इन्वॉल्व होते हैं तो आप कन्विक्शन के बाद
पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए इनएलिजिबल होते हैं। यही नहीं, आप असम में फ्यूचर इलेक्शंस को कंटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है, क्योंकि असम का जो लॉ है बहुत स्ट्रिंजेंट है, और ये क्या दर्शाता है कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इस मैटर पे लेजिस्लेट या लॉ ला सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन अ स्टेट गवर्नमेंट और हाउ कैन अ गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर लेजिस्लेट ऑन समथिंग विच इज रिलेटिंग टू पर्सनल इशू। तो ये क्यों कंट्रोवर्शियल है? ऑन वन हैंड, कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 25 गिव्स यू राइट टू रिलीजन। सो फॉर दैट मैटर आपको समझ आ रहा होगा कि स्टेट इन मैटर्स में पर्सनल मैटर्स विच इज रिलेटिंग टू रिलीजन इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और यहां सवाल आता है और यहां इंटरप्रिटेशन आता है सुप्रीम कोर्ट के एक पर्टिकुलर केस का, जिसका नाम है शिरूर मठ केस। शिरूर मठ केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिलीजन के दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस बताए। एक है एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ अ रिलीजन और एक है नॉन एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ रिलीजन। और सुप्रीम कोर्ट का इस केस में यह कहना था, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल प्रैक्टिसेस, दैट इज स्टेट, not just state government but even the central government, it can legislate on matters which are non-essential practices of a religion. So ये matters by any law by state legislature or union parliament, they can be regulated. वही बात आई essential practices की, कोई भी religion के इस matters को state और सेंट्रल गवर्नमेंट बाय लॉ रेगुलेट नहीं कर सकता। ये हमें कौन बताता है? ये सुप्रीम कोर्ट बताता है, बिकॉज ऑफ अ डॉक्ट्रिन जो आया था शिरूर मठ केस में, दैट राइट टू रिलीजन इज प्रोवाइडेड टू ऑल इन इंडिया एंड गवर्नमेंट कैन ओनली रेगुलेट नॉन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। वहीं एसेंशियल प्रैक्टिसेस है, इनको रेगुलेट नहीं कर सकता है। और फ्यू इयर्स बैक इन 2015 सुप्रीम कोर्ट केम विद अ जजमेंट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगमी है इस्लाम में, ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है इस्लाम का। मतलब दिस इज अ नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, जब ये नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस है, दैट इज व्हाई अ स्टेट लेजिस्लेचर और अ यूनियन पार्लियामेंट they can regulate it by a law passed in the legislature. Understood? So यही रीजन है, जब क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट थ्रू यूनिफॉर्म सिविल कोड इन मैटर्स को रेगुलेट कर सकता है डिस्पाइट पीपल हैविंग राइट टू रिलीजन। अंडरस्टूड? अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी में आया है, पर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया, ये डायरेक्टली रिलेट होता है आपके फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट है पार्ट पॉलिटी सब्जेक्ट का। वही यूपीएससी एग्जाम के लिए आपको खाली पॉलिटी नहीं, आपको इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली एक्सपर्टीज चाहिए। अगर आपको इन सब्जेक्ट्स पे इक्वल एक्सपर्टीज चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। इनमें से एक अच्छा ऑप्शन है, आप स्टडी आईक्यू के रेजोल्यूशन प्लस बैचेस में एडमिशन ले लें। इन बैचेस में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको लाइव क्लासेस तो मिलते ही हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक्सेस मिलता है कि आप लेक्चर्स को मोर देन वंस देख सकें, लाइव में छूट गया तो बाद में देख सकें, ज्यादा या कम स्पीड पे देख सकें, आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। सिमिलरली इसमें हम 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं। जो मेंटर्स है स्टडी आईक्यू में, इन्होंने ऑलरेडी अपने यूपीएससी इंटरव्यूज दे रखे हैं, तो दे नो अ थिंग और टू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। सिमिलरली यू गेट एक्सेस टू प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज। इनका फायदा होता है कि आप अपने लर्निंग को होन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि एग्जाम पीरियड में आप अपनी गलतियां वापस ना दोहराएं। तो ये बेनिफिट्स हैं स्टडी आईक्यू के रेजोल्यूशन प्लस बैचेस के। इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप अपने वेबसाइट पर जा सकते हैं, पर पेमेंट से पहले एक चीज ध्यान रखें कि अगर आप ये कोड यूज करते हैं ETS लाइव, आपको 7,000 रुपीज ऑफ मिलेगा 2027 बैचेस पे, या फिर 2028 बैचेस पे, या फिर अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी एडमिशन लेना चाहें तब भी इस कोड को यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स पा सकते हैं। अंडरस्टूड? चलिए सेशन खत्म होने से पहले एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी एग्जाम 2019 के प्रीलिम्स में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस? आउट ऑफ दीज 4 कौन सा सही आंसर है? प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। बिफोर एंडिंग दिस सेशन मैं आपका एक ओपिनियन चाहता हूं। आप मुझे बताएं क्या ये प्रैक्टिस है, जो भी
पर्सनल मैटर्स है, क्या ये सही में स्टेट को रेगुलेट करने चाहिए, क्या अपने अपने रिलीजन के हिसाब से उन पे छोड़ देना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज एक सीधे सरल भाषा में तरीके से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। और अगर ये आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, ये मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे। ओके, सो प्लीज हैव अ वेरी गुड नाइट, इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। हम फिर कल मिलेंगे एट द सेम टाइम 9 बजे। ओके, प्लीज हैव अ वेरी गुड नाइट। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।